आपको इल्म है कि क्राइम हो या ख़ास तौर पर ये केस हो, अभी मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये खाली सब्जेक्ट क्राइम का नहीं रहा, सिर्फ एक दुश्मनी और मर्डर का नहीं रहा। चलें आप कह दें कि उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं, इसका दायरा मंशियात से भी जो है मिलता जा रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर जो है पूरे माफिया का है। आप जैसा लगता है जैसे गॉडफादर फिल्म देख रहे हैं, जिसमें आपके सामने वो किरदार छुपे हुए सामने आ रहे हैं, कुछ गुत्थी आप सुलझाते हैं, फिर मजीद उलझ जाती है। तो अब क्या आज 6 जनवरी को ये वाक़या हुआ, बल्कि मैं इसको सानिया कहूँगा, 6 फरवरी को हुआ। और आज भी मैं देख रहा था, शायद आज या कल ये कोर्ट में ही आके जब तफ्तीशी अफसर पेश होते हैं, अदालत बरहम होती है, गवाहान के रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये अगर मुझे थोड़ा बहुत ही बेसिकली बताइए कि जो खाली हम जो सिर्फ मर्डर केस समझ रहे थे, दुश्मनी का केस समझ रहे थे, ये तो फिर अब एक हमारे बहरहाल मेरे तो दोस्त हैं, उनके बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनका बेटा साहिर हसन भी आ गया, वही किरदार बन रहा है। सवाल तवील हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आप इसको एक तरह से थोड़ा सा ताने बानों को जोड़ कर एक कहानी थोड़ी सी हमें बयान करने की कोशिश करें। रोहेब जी देखिए सर, बहुत शुक्रिया सर। ऐसा मालूम होता है कि असल जो मुल्ज़िमान हैं या असल जो इसमें मरकज़ी किरदार है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और इस मामले में सामने आने के बजाय वो पीछे बैठ के इस सारे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि सबसे पहले 5 जनवरी की हम बात करेंगे कि जिस लड़की को अरगुमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था और बाद में उसे डराया था कि मैं गिजरी थाने की पुलिस बुलवा कर तुम्हें झूठे मुकदमे में मंशियात के बंद कर दूंगा, और शहराज को भेजा मंशियात लेने के लिए, और शहराज मंशियात लेकर भी आ गया। लेकिन बाद में पता नहीं इसको क्या ख्याल आया, उसने उसे कहा कि इसको एनएमसी अस्पताल ले जाओ। वह एनएमसी अस्पताल गई और उसने झूठा बयान दिया, लेकिन 15 कर दी गई थी अस्पताल की जानिब से, और अस्पताल ने एक रिपोर्ट भी मुरतब की जिसमें उसने बताया कि इंतहाई बेदर्दी से बेरहमाना तरीके से इस पर तशद्दुद किया गया है। लड़की ने भी झूठा बयान दिया क्योंकि वो डर खौफ में थी कि खुदा न खास्ता इसने ये मुझे जान से ना मार दे। 15 डिफेंस की आती है, और जो अस्पताल का अमला है वो ये कहता है कि इसका मेडिकल लीगल कराया जाए। लेकिन आप ये देखें कि 5 जनवरी की बात है, उस लड़की का आज तक मेडिकल ही नहीं करवाया गया। ये सवाल सॉरी लेकिन जेजा वो तो कह रहे हैं कि वो लड़की फौरन ही बाहर चली गई थी, क्या वो यहाँ मौजूद है? कहाँ से मेडिकल होता है? लड़की का बैरून मुल्क बताने का जो दावा किया जा रहा है वो सरासर झूठा है। अच्छा। उस लड़की का इस मामले में तहकीकात के अंदर कोई किरदार सामने नहीं आया। अलबत्ता एम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ये वो कॉल सेंटर है जो अरगुमान ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, और इसके ज़रिए वो अपने कॉल सेंटर में जो ख़वातीन और जो लड़कों का ग्रुप काम करता था उसको इश्तिहार देकर 1 से 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पे रखता था, जिनकी बाद में तनख्वाहें 4 लाख रुपए हो जाती थी। इस तरह 40 से 50 मुलाजमीन थे और मुलाजमा थी जो काम करती थी। यानी कि अगर आप माहाना सिर्फ तनख्वाहों की बात करें तो ये तनख्वाहें तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर पहुंच जाती है। तो अंदाजा लगाएं कि इसका प्रॉफिट मुस्तफा कैसे आ गया? सॉरी, अब जरा मुझे बताएं कि आपने दुरुस्त कहा, मुस्तफा कैसे आया और इस शिकार हुआ? जी देखिए, मुस्तफ़ा जो है वो मुस्तफ़ा को बहला बुसलाकर शहराज ने बुलाया। जब वो लड़की पर तशद्दुद कर रहा था तो उसने ये कहा कि मैं तुम पे इसलिए मार रहा हूँ चूँकि तुम्हारी वजह से मेरे कारोबार असरअंदाज हुआ है, मेरा कारोबार बंद हो गया है। अरमुगान का जो कॉल सेंटर था, जो कि जाली कॉल सेंटर था, वो 2 माह से बंद हो चुका था, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। क्यों बंद हो गया था? क्या वहाँ आप समझ रहे हैं उन सेंटर में भी मंशियात का कारोबार कोई हो रहा था? जी देखिए, मंशियात का कारोबार तो उसका काफ़ी पुराना था, उस पे बहुत मुतादिद मुकदमात भी दर्ज हैं, लेकिन ये नया कारोबार था। मुस्तफा उसका एक कारिंदा था या दोस्त था या साथी था? जी देखिए, मुस्तफ़ा ना तो उसका कारिंदा था और ना ही उसका दोस्त था। मुस्तफ़ा को शहराज ने और ट्रैप करके, आप ये कह सकते हैं, उसे ट्रैप करके उसे उस जगह पे बुलवाया गया। यही वजह है कि मुस्तफ़ा भी
जब वहाँ जा रहा था तो उसने बहुत सारे अपने दोस्तों को ये पैगाम भेजा कि मैं अरमगान से मिलने जा रहा हूँ, और यही वो आखिरी पैगाम था जो मुस्तफ़ा ने अपने दोस्तों को भेजा था, और यही वालदा को भी यही पैगाम पहुँचा था, जिसकी वजह से वालदा ने सबसे इब्तदाई तौर पर यही बताया कि मुस्तफ़ा अरमगान से मिलने गया है। वो चीख चीख कर कहती रही कि अरमगान से मिलने गया है, लेकिन मजाले किसी ने उसकी बात ये भी तो है ना, सॉरी टू से, मैं जीजा ज़रा थोड़ा सा अपने समझने के लिए कर रहा हूँ, मैंने तो कहा ना, यानी मुस्तफ़ा का वो एक तो उम्र में भी तजाद है, और पहले तो कहा जाता था कि दोस्त हैं, दोस्त तो गालिबन कोई मुस्तफ़ा और इनमें तो इनके जो ताल्लुक़ था, रिश्ता था, वो कुछ कनेक्शन था, ये क्या था, यानी मंशियात का कनेक्शन था या वो उसकी जो एक्टिविटीज़ का हिस्सा था, ये चीज़ मैंने कहा था कारिंदा। अगर आप बज़ाहिर देखें तो ये फ्रेंड सर्कल था, जिसमें शिराज था, अरमगान था, मुस्तफ़ा था और 3-4 और दोस्त थे, फैसल था और नुमान था। ये 5-6 लड़कों का ग्रोह था जो कि एक साथ उठते बैठते थे और कभी कभार घूमने फिरने भी साथ जाते थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसके कारोबार से मुस्तफ़ा का क्या ताल्लुक था, तो ये सरासर बिल्कुल गलत होगा। अलबत्ता एक और आगे ज़रा बढ़ने के लिए मैं करता हूँ, ये जो आप बता रहे हैं, अब आपने ये तो चले एक चीज़ सॉल्व कर दी कि मुझे अरमगान ये सब थे, लेकिन इनके पीछे ऐसे बासर लोग तो होंगे ना जो डिफेंस क्लिफ्टन में जो ये कारोबार कर रहे हैं। ये तो लड़के थे बेचारे, मैं नहीं समझता कि बेचारे भी नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इनके पीछे जो आप कह भी रहे हैं कि किरदार अभी तक नहीं पता चले, सब ताने माने कर रहा है, और यकीनन इसमें कोई हाई प्रोफाइल पुलिस के लोग भी होंगे। मंशियात का कारोबार हाई प्रोफाइल पुलिस के लोगों के बगैर नहीं हो सकता। वो उसके सॉरी, हर एक को मैं नहीं कह रहा पुलिस को, सॉरी टू से, या जिस तरह जब मैं चाहे सहाफ़ी हो चाहे कोई भी हो, उसमें हम वैसे सबको नहीं कहते। यानी मेरे ख्याल में एक पुलिस का हल्का, एक ये जो आप बासर करो जो मंशियात का कारोबार कर रहा है, वो इस पूरे इन लोगों को लेकर एक चला रहा था, ऐसे ही कुछ। जी देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया। आप ये समझ लें कि 2 गिरोह की जंग थी इस कारोबार में, और वो एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते थे। इसको आप इस तरह से समझ लें कि 2 ग्रुप थे, उनका दोनों का ही मंशियात का बड़ा कारोबार था, और एक ग्रुप दूसरे पे सबकत ले जाना चाहता था, और वो ये चाहता था कि इस पूरे कारोबार का जो जोहेब, ये तो लगता है कि इस शहर कराची में जो कहा जाता था कि किस बड़े पैमाने जो है मंशियात फरोशों का पुलिस जिसका असल काम है उसके सरपरस्ती जब नहीं कहूँगा, सहूलतकारी से, और इन नौजवानों को इस्तेमाल करती है। पुलिस नैरेटिव बना रही है या नहीं बना रही, लेकिन कत्ल के सबूत उनके बेटे के खिलाफ ही जाते हैं। वो उसको किस तरह से उसको डिफेंड कर सकते हैं, चाहे ये कहें पुलिस नैरेटिव बना रही है, पुलिस ने गलत केस बनाया है, केस ये नहीं है, केस वो नहीं है, इनकी तमाम बातें सरासर गलत हैं। उसके बहुत सारे सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। अरमगान का, मुस्तफ़ा का मोबाइल अरमगान के पास से मिला है, और जो खून मुस्तफ़ा का उसके घर से मिला है वो डीएनए वालदा से मैच कर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईपीडीआर की तमाम लोकेशन है उस सारे वकूए को साबित करती हैं, जो वकूआ इसके घर से, अरमगान के घर से शुरू हुआ और धोराजी में ख़त्म हुआ। तो ये तमाम सबूतों को किस तरह से आप अदालत में उसका सामना करेंगे। आप पुलिस पर इल्ज़ामात, ठीक है, पुलिस की बहुत सारी इसमें कोताहियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी भी है। पुलिस ने बहुत देर से इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, काफ़ी ताख़ीर लगा दी। ये बहुत पहले भी हल हो सकता था, इसमें बहुत रुकावटें आई। पुलिस भी इसमें कोताहियों से भरी पड़ी है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी भी है। और साथ ही जो उनके वालिद कह रहे हैं नैरेटिव का, तो नैरेटिव पुलिस की जानिब से नहीं बनाया जा रहा, बल्कि नैरेटिव साथ साथ जिस तरह तहकीकात चल रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप तो मैंने कहा माशाल्लाह क्राइम को कवर करते हैं, अदालतों को कवर करते हैं और बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन हमने ये देखा है बहुत सारे केसेस में, हमने शायद पिछली बार आपसे बात की थी, ख़ास तौर पर जो हमारे दोस्त जो एंकर थे मुरीद अब्बास, अब उसमें ये हुआ है कि जो 2.5 साल हो गए, उसमें जो अदालत का सबसे बड़ा कसूर है कि वो उन वकीलों को जो इतने अरसे से तारीख दे देती है, गायब हो जाते हैं, फला हो जाते हैं, तो पुलिस तो केस बना लेती है, यानी जैसे सगासा आप कहते हैं, तफ्तीशी अफसर कहते हैं, बाद में जब वो अदालत में आता है उसको डे बाई डे सुनने के बजाय, जिस तरह आजकल होता है ना, या सुन रहे हैं आप 12-12 घंटे केस सुनते नहीं है कादी फायद ईसा साहब,
आखिर में इन केसों को 12 घंटे 16 घंटे सुनकर जो गवाह है उसको बुलाएं, पुलिस है उसको बुलाएं, बाप को बुलाएं, ये करें तो कंक्लूजन तो सामने आएगा। अभी बात शुरू नहीं होती कि ये कहते हैं मुलतवी कल तक। तो मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि इसमें पुलिस, आप कह रहे हैं ना, इसमें पुलिस ने तो एक केस बना दिया, लेकिन ये वकला हैं हमारे माशाल्लाह, आप जानते हैं सबको, और क्योंकि इसमें इन केसों में तो बड़े, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, नाराज मेरे दोस्त हो जाएंगे। आप ये नहीं समझते कि असल अदालत में आके उलझाए केस? जी देखिए मुजाहिद साहब, कानून ये हक देता है कि दोनों जानिब से आप बुकला उनके मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जो शवाहिद पुलिस ने जमा किए हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, आप उनको कैसे डिफेंड कर सकेंगे अदालत में? ये अदालत में डिफेंड नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने एक ही बहुत ही मजबूत केस बनाकर पुलिस अदालत में ले जाएगी, लेकिन उसमें देखना यह है कि चालान में पुलिस इस केस में कत्ल को किस तरह से सामने लेकर आती है, यानी कि पुलिस कत्ल की वजूहात क्या लिखती है चालान में। ये एक बहुत अहम होगा पुलिस के लिए, पुलिस को अपना किरदार सामने लाना, और यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी का पोल खुलेगा भी और पुलिस की कारकर्दगी सामने भी आएगी। आप तो मतलब पोल इस्तेमाल ना करें ना, मैं भी चाहता हूँ कि पोल ना खुले, असल तो उनकी कारकर्दगी की नजर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन आखिर में कोई ये हमारे दोस्त हसन के बेटे साहिद हसन कैसे आ गए इसमें? जी देखिए, ये देखें, ये जो डिफेंस की जो माफिया है, मंशियात की जो कैली का काम करती है ख़ास तौर पे, उसमें जो सर फहरिस्त नाम है वो साजिद हसन के जो बेटे हैं साहिर का नाम था, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे उनके सबसे ज़्यादा, लेकिन उनका इस मर्डर से तो बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तहकीकात ज़रूर हो रही है और तहकीकात में ही मालूम होगा कि आया ताल्लुक है या नहीं है। ये वक्त बताएगा, कबल अज़ वक्त कहना नामुनासिब है। जिस तरह मैंने कहा कि सॉलिड से आपको आपकी गुफ्तगू से कुछ गाइडलाइन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने कहा ना, ये महज एक कत्ल का केस नहीं है। जिस तरह मंशियात फरोश सामने आ रहे हैं, जिस तरह पुलिस का किरदार सामने आ रहा है, DIG बड़ी मुक़द्दस हैदर साहब का बयान सामने आ रहा है, फिर ख़ुद जो मुल्ज़िम हैं, मुजरिम हैं, जो बेचारा असल में मुस्तफ़ा उसके वो हैं, वो जो बयान कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मीडिया हाइप क्रिएट तो हो गई है, लेकिन क्या ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी?